हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, जिनको दिया है लाइडल और विक ने। आगे बढ़ने से पहले जैसे आप जानते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम नॉर्मली 5 स्टेप्स करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग भी हो सकती है, बट जो हम स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस लेते हैं उसमें 5 स्टेप्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स किया जाता है, जो कि प्लानिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है। उसके बाद हम मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी जो हमने स्टैंडर्ड्स फर्स्ट स्टेप के अंदर डिसाइड किए थे। और रेमेडियल एक्शन या करेक्टिव एक्शन लेते हैं और उसके बाद फॉलोअप करते हैं। और काफ़ी जगह फॉलोअप को यूज़ नहीं किया जाता और काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। बट इस कंट्रोलिंग प्रोसेस को करते वक्त हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी को आप हिंदी में एक रूपता के नाम से जानते हो, यानी एक रूपता, एक जैसापन। इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है। अगर आप कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज क्रॉस करके जॉब भी कर रहे हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, या डिपार्टमेंट सी भी है। और अगर कहीं एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक डिपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं एक एक्शन लिया जाता है मैनेजर के लिए अगर कोई एक्शन लिया जाता है, तो सेम टाइप का एक्शन अगर अप्लाई होता है डिपार्टमेंट बी और सी पर, उन पर भी करना चाहिए। यानी हमारा जो डिसीजन होना चाहिए वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड डिसीजन हमें लेना चाहिए। It is very essential that while exercising control, there must be complete uniformity. यानी जब भी हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। टेकन एक्शन ऑन द सेम लाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ वन स्टेटस, यानी किसी एक पर्सन पर नहीं, किसी एक पोजीशन पर नहीं, या किसी एक अथॉरिटी पर डिसीजन लेने के बजाय, कंट्रोल करने के बजाय हमें सेम लाइन में लेना चाहिए। यानी अगर हम एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं तो सेम एक्शन वैसा सभी डिपार्टमेंट पर लेना चाहिए। यू शुड नॉट बी हैव डिफरेंट यार्ड स्टिक। आपके पास कोई भी यार्ड स्टिक का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, अलग अलग बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके किसी प्रकार के डिसीजन में। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना है, उसमें किसी प्रकार की बायसनेस नहीं होना चाहिए, वो अनबायस होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास मैनेजर ए है और मैनेजर बी है, तो पहले से ही हम मैनेजर ए को, यानी हमारा जो सुपरवाइजर है या फिर उससे भी ऊपर वाला हेड मैनेजर है, वो ए मैनेजर को पहले से ही पसंद करता है। अगर वो पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा, बट बी मैनेजर को वो पसंद नहीं करता तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो कंपैरिजन होना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर करेंगे वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट कंपैरिजन होना चाहिए, और रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए। हर हालात में हमें रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए, और हर प्रकार का डेविएशन और वेरिएशन को हमें चेक करना चाहिए। और उस पर हमें जो भी डिसीजन लेंगे, यानी इस हम कंपैरिजन करने के बाद जो भी डिसीजन लेंगे, वो परफॉर्मेंस जो चेक की जाएगी वो रिपोर्ट्स के बेस पर, फैक्ट्स के बेस पर और फिगर्स के बेस पर हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहिए। तो यानी जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ कंपैरिजन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। अगर कोई पर्पज नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अगर खाना खाने के बाद भूख नहीं जाती है तो उस खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पर कंट्रोलिंग कर रहे हैं और कंट्रोलिंग करने के बाद भी हमारी सिचुएशन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कंट्रोलिंग करने का कोई फायदा नहीं रहता।
तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर यह जो थर्ड प्रिंसिपल है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम डेविएशन निकालेंगे तो उसे हमें इम्प्रूव करना है, हमारी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ मैन, मशीनरी, मटेरियल, उन सभी को हमें इम्प्रूव करना है और टाइम टू टाइम हमें मॉडिफाई करना है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मॉडिफाइबल होना चाहिए, यानी हम ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमारा मॉडिफाई कर सकें, उसे इम्प्रूव कर सके, हमारी परफॉर्मेंस ऑफ मैन, मशीनरी और मटेरियल को हम बढ़ा सकें। बट इस टाइम पर हमें ये भी बात रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो एम्प्लॉयज़ को ब्रेक ना कर दें। एम्प्लॉय ब्रेक करने का मतलब हम अपने मन मुटाव शुरू ना हो जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए किसी पर्सन को हमें पॉइंट आउट बिना किए हुए ही हमें इस प्रिंसिपल को लागू करना है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। The controlling system must be acceptable to the person being controlled. The objective of control must be modify, improve the performance of man, machinery and material. Controlling action should be taken by keeping the principle of utility in mind, that should be to make the employee, not to break employee. यानी हम लोगों को बनाने के लिए उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ना कि उनके मोटिवेशन को कम करने के लिए, उनको डीमोटिवेट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब भी हम कोई करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, यानी सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, क्या कारण हुआ है, क्या वायलेशन हुई है। यानी जो भी पर्सन जिस पर हम एक्शन लेने वाले हैं, अगर वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उसकी गलती ना हो और हम उस पर बेवजह का एक्शन ले लें। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो इसी बात के लिए पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि हम सामने वाले को जब भी हम एक्शन लेंगे तो जो एक्शन होगा वो कुछ डाटा पे बेस्ड होगा, फैक्ट, फिगर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इन सभी पे बेस्ड होना चाहिए। और जो भी कंसर्न पर्सन है जिसके ऊपर हम कोई भी एक्शन लेने वाले हैं उसको फुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपनी बात को, अपनी पोजीशन को क्लियर करने का। तो यहाँ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होता है, यानी हम किसी पर भी कोई भी प्रकार का एक्शन लें तो यहाँ पर हम उसे एक्सप्लेन करने का पूरा मौका दें। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।